हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज हम कुंडली मिलान के अगले विषय पर चर्चा करेंगे और आज का विषय है संतान योग। कुंडली मिलान में संतान योग देखना भी अति आवश्यक है और इस बात को आप स्वयं भी जानते हैं कि यदि विवाह के बाद संतान ना हो तो पति पत्नी दोनों की स्थिति क्या होती है, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति में शारीरिक स्थिति भी खराब हो जाती है और क्योंकि विचार ज़्यादा करेंगे तो मानसिक स्थिति के साथ साथ शरीर में भी कमजोरी आनी शुरू हो जाएगी और विशेषकर महिलाओं को इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा समस्याएं झेलनी पड़ती है। आप सभी जानते हैं हमारा समाज कैसा है। तो संतान योग देखना भी अति आवश्यक है। केवल पति पत्नी अच्छा साथ में रहते हैं काफ़ी नहीं है। विवाह होने के बाद तुरंत साल 2 साल में यदि संतान नहीं होती है, उसमें देरी की संभावनाएं है, योग कौन से हैं, उन सारी बातों को देखना बहुत ज़रूरी है। यदि संतान में डिले हो जाता है, 5-7 साल 10 साल लग जाते हैं, तो फिर समस्याएं बढ़ जाती है। व्यक्ति निराश, हताश और दुखी हो जाता है। तो कुंडली में हम आज चर्चा करेंगे छोटे छोटे 2 विषयों पर और इससे संबंधित मेरे पास कुछ विद्वानों के प्रश्न भी आए हैं, इसलिए जवाब देना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे सर्प योग की। सर्प योग से संतान होती ही नहीं, ऐसी बात मेरे पास आई है। तो सबसे पहले तो आप यह सोचेंगे कि सर्प योग है क्या। काल सर्प योग तो आपने सुना है, लेकिन ये सर्प योग क्या है? तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प योग तो बहुत बाद में आया है, बहुत बाद में, अभी 3-4 दशक से काल सर्प योग विशेष प्रचलन में है और हर दूसरी तीसरी कुंडली में काल सर्प योग दिख जाता है और हर व्यक्ति काल सर्प योग की 2 बार 3 बार पूजा भी करा चुका है, लेकिन काल सर्प योग खराब नहीं होता है। और काल सर्प योग का वीडियो भी मैंने बनाया है, उसको आपने नहीं देखा है तो अवश्य देखें। वहाँ पर मैंने बताया कि काल सर्प योग तो शुभ भी होता है और बहुत सी परिस्थितियों में काल सर्प योग लगता ही नहीं है। लेकिन आज बात होगी सर्प योग की। सबसे पहली बात, सर्प योग। सर्प योग क्या होता है? तो आप यहाँ पर एक कुंडली देखें, सामान्य सी कुंडली है। इस कुंडली में हम पंचम भाव से संतान योग देखते हैं। कुंडली का जो 5वां भाव है संतान का है, बुद्धि का है, शिक्षा का है और इस भाव से हम संतान की स्थिति का पता लगाते हैं। पहली बात तो ये रही। दूसरी बात, पंचम भाव की राशि को देखना अति आवश्यक है। पंचम भाव में जो राशि लिखी हुई है उसका जो स्वामी है उसे भी देखना बहुत आवश्यक है। मैं आपको पूर्व में ही बता चुका हूँ, मेरे सभी वीडियो में मैं बताता हूँ कि किस राशि का स्वामी कौन सा है। जैसे मेष और वृश्चिक 1 और 8 नंबर राशि लिखी है पंचम में, मेष और वृश्चिक राशि लिखी है तो उसका स्वामी मंगल होता है। आप चाहें तो नोट कर लें। ये जो पंचम भाव है इसमें 1 और 8 का अंक लिखा है तो मंगल स्वामी होता है। इसे मेष और वृश्चिक राशि भी कहते हैं। यदि पंचम भाव में 2 या 7 का अंक लिखा है, 2 या 7 का अंक लिखा है तो शुक्र स्वामी होता है पंचम का। वृषभ और तुला राशि होती है, 2 का अर्थ वृषभ राशि, 7 का अर्थ तुला राशि। 3 और 6 का अंक 3 है या 6 का अंक है पंचम भाव में तो इसका स्वामी बुध होगा। 3 का मतलब मिथुन राशि, 6 का मतलब कन्या राशि।
यदि कुंडली में पंचम भाव में 4 का अंक लिखा है तो चंद्रमा स्वामी होता है, कर्क राशि कहलाती है, 4 नंबर अंक। कुंडली में पंचम भाव में 5 का अंक लिखा है तो सूर्य स्वामी होगा, सिंह राशि कहलाएगी। कुंडली में पंचम भाव में 9 या 12 का अंक लिखा है तो धनु और मीन राशि कहलाएगी और स्वामी गुरु कहलाएगा। और कुंडली में पंचम भाव में, ध्यान से देखें, पंचम भाव में 10 या 11 का अंक लिखा है, या तो 10 होगा या 11 का अंक लिखा होगा। ऐसी स्थिति में शनि पंचम का स्वामी होता है। और एक बात और ध्यान में रखें कि मकर राशि का स्वामी भी शनि है, कुंभ राशि का स्वामी शनि है। 10 का अर्थ मकर राशि, 11 का अर्थ कुंभ राशि है। तो इस प्रकार से आप राशि और उनके स्वामी समझ सकते हैं। लेकिन सर्प योग बनता है पंचम में मंगल की राशि हो। कुंडली का जो पंचम भाव है वहाँ पर या तो 1 अंक लिखा है या 8 का अंक लिखा है तो सर्प योग देखा जाता है। अब कैसे देखेंगे? सर्प किसे कहा है? राहु को। यहाँ पर राहु के लिए विशेष लिखा गया है कि पंचम भाव में, कुंडली का जो पंचम भाव है वहाँ पर 1 या 8 का अंक लिखा हो, 1 या 8 का अंक लिखा हो और राहु बैठा हो पंचम भाव में, चाहे 1 नंबर पर बैठा हो चाहे 8 नंबर पर बैठा हो, यह सर्प योग कहलाता है। और ऐसी स्थिति में संतान होती ही नहीं। ऐसी बात कैसे संभव है? तो यदि कोई प्रश्न करता है और हमारे द्वारा उनको जवाब यही है कि पंचम भाव में केवल राहु के बैठने से आप यह निर्धारित नहीं कर सकते कि व्यक्ति को संतान नहीं होगी। हमारे शास्त्रों में सारी बातें लिखी हुई है, लेकिन केवल इस योग से संतान नहीं होगी यह बात ठीक नहीं। पंचम भाव में 1 या 8 नंबर अंक पर राहु हो तब भी संतान होती है। हालांकि इसे सर्प योग कहा जाता है, लेकिन उसमें स्थिति यह होती है कि पंचम भाव का स्वामी ऐसी स्थिति में मंगल बनेगा। और मंगल यदि लग्न में बैठा है, नवम भाव में बैठा है, केंद्र में बैठा है, अच्छी स्थिति में है, अस्त नहीं है, तो संतान तो होनी ही है। हाँ, लेकिन मंगल की स्थिति भी खराब है, कुंडली में गुरु पंचम का कारक है, उसकी स्थिति भी खराब है और वह महिला है, विशेषकर क्योंकि महिला को ही तो संतान उत्पन्न करनी है। पुरुष के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन महिला को संतान उत्पन्न करनी है। और किसी महिला की कुंडली में यदि पंचम भाव में राहु है और 1 और 8 नंबर अंक पर बैठा हुआ है तो ऐसी स्थिति में यह शुभ नहीं है। लेकिन वहाँ पर मंगल की स्थिति भी देखनी पड़ेगी और गुरु की स्थिति भी देखनी पड़ेगी। इसी प्रकार किसी लड़के की कुंडली में, पुरुष की कुंडली में भी इस प्रकार का योग है पंचम भाव में, तब यह सर्प योग कहलाएगा दोनों ही स्थितियों में, महिला हो या पुरुष। लेकिन वहाँ पर पंचम भाव में 1 और 8 का अंक है तो मंगल की स्थिति को देखना होगा और इसके साथ ही गुरु जो कारक है संतान का, उसकी स्थिति भी देखनी होगी। तभी जाकर आप निष्कर्ष पर पहुंचोगे कि संतान होगी या नहीं होगी। यदि पंचम में 1 नंबर अंक लिखा है तो धनु लग्न होगा, लग्न में 9 नंबर होगा तभी जाकर पंचम में। और यदि पंचम में 8 का अंक है तो कर्क लग्न होगा ऐसी स्थिति में। तो कर्क और धनु लग्न में यदि पंचम भाव में राहु है तो सर्प योग कहलाता है। ऐसा मेरे पास प्रश्न आया है, लेकिन सभी स्थितियों में संतान नहीं होगी। इस बात को आप समझ लेना कि बहुत सी ऐसी स्थितियां होती है जहां पर संतान नहीं होती है। उसके कारण यह है कि मंगल भी पीड़ित है और गुरु भी पीड़ित है और पंचम में राहु है, तभी संतान के लिए थोड़ा दुखदायी मामला हो जाता है। अब मेरे पास एक प्रश्न और आया, क्योंकि यह सीखने लायक विषय भी है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि पंचम भाव में अल्पसुत राशि हो। अल्पसुत का अर्थ कम संतान होना या संतान देरी से होना। तो 4 ऐसी राशियां हैं जो पंचम भाव में हो, लिखी हो तो संतान बहुत देरी से होती है या कम संतान होती है। बड़ा विचित्र विषय है। अब वो कौन सी राशियां हैं, ध्यान से सुने। हो सकता है आपकी कुंडली में भी इस प्रकार का योग हो। यदि पंचम भाव में
2 का अंक लिखा है, ध्यान से देखें पंचम भाव जहाँ लिखा है वहाँ पर 2 का अंक लिखा है। यदि वहाँ पर 5 का अंक लिखा है, 6 का अंक लिखा है, 8 का अंक लिखा है, अर्थात वृषभ राशि, सिंह राशि, कन्या राशि या वृश्चिक राशि पंचम भाव में है तो संतान बहुत देरी से होती है या संतान कम होती है, एक संतान ही होगी। तो इस बात का भी मैं खंडन करता हूँ कि शास्त्र में तो यह बात लिखी है लेकिन सभी स्थितियों में यह बात लागू नहीं होगी। यदि पंचम में 2 का अंक है तो वैसी स्थिति में भी आपको शुक्र को देखना पड़ेगा कुंडली में अच्छी स्थिति में है या नहीं, और गुरु की स्थिति भी देखनी होगी। यदि पंचम भाव में 5 का अंक लिखा है तो सूर्य की स्थिति भी देखनी होगी और गुरु की स्थिति भी देखनी होगी। गुरु की स्थिति तो देखनी ही होगी। इसी प्रकार से पंचम भाव में 6 का अंक लिखा है तो बुध की स्थिति भी देखनी होगी और वहाँ पर हमें गुरु की स्थिति भी देखनी होगी। और यदि पंचम भाव में 8 का अंक लिखा है, वापस 8 का अंक तो वापस आ गया, तो वहाँ पर हमें मंगल की स्थिति भी देखनी होगी और गुरु की स्थिति भी देखनी होगी। तो पंचम भाव में 2, 5, 6 और 8 का अंक लिखा है तो आप यह ना माने कि संतान होगी ही नहीं या बहुत देरी से होगी, ऐसा नहीं है। हमने बहुत सी कुंडलियों में देखा है। जैसे मैं आपको बता दूं, उदाहरण स्वरूप पंचम भाव में 6 का अंक लिखा है और राहु बैठा हुआ है तो आप यह मानकर चलते हैं कि संतान तो होगी ही नहीं। लेकिन हमने अनेक कुंडलियों में देखा है कि 2 या 3 संतान भी हो चुकी है। उसका कारण क्या है कि पंचम का स्वामी जो है, मान लीजिए वृषभ लग्न की कुंडली है, पंचम भाव वृषभ लग्न अर्थात लग्न में 2 का अंक है, पंचम में 6 का अंक है। ऐसी स्थिति में बुध पंचम का स्वामी होगा और बुध यदि नवम भाव में बैठ गया मान लीजिए तो अच्छी स्थिति में है, और गुरु यदि द्वितीय भाव में बैठ गया तब भी अच्छी स्थिति में, दूषित नहीं है, और पंचम भाव में राहु है तो अकेले राहु से कुछ नहीं होगा। एक बात और सोच ले मैं और समझ ले मैं कि पंचम भाव में जैसे राहु बैठा हुआ है, पूर्व में मैं सर्पयोग के बारे में भी बता चुका हूँ और अभी भी मैं बता रहा हूँ कि स्थिर राशि है। ऐसी स्थिति में पंचम में मान लीजिए राहु बैठ गया तो राहु की दशा है तब स्थितियाँ थोड़ी सी खराब हो जाएगी। राहु की अंतर्दशाएं हैं तब भी स्थितियाँ खराब हो सकती है, लेकिन आप बिल्कुल यह नहीं कह सकते कि संतान होगी ही नहीं। मैं आपको बता दूं कि स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में यदि शनि और चंद्रमा बैठा हुआ, ध्यान से देखिए कुंडली में सप्तम भाव में शनि और चंद्रमा बैठा हुआ है, तब भी संतान उत्पन्न करने में समस्याएं खड़ी हो सकती है। केवल पंचम भाव का ही योगदान नहीं है। पंचम भाव में भी शनि चंद्रमा बैठा है तब भी स्थितियां खराब हो सकती है। पंचम भाव में अकेला शनि है तब भी स्थितियां खराब हो सकती है। मैं आपको एक उदाहरण और बता दूं, अब आप देखना, बड़ा जबरदस्त योग बता देता हूं मैं आपको। पंचम भाव में सिंह लग्न है, धनु राशि है पंचम भाव में, और वहां पर सूर्य भी बैठा है और शनि भी बैठा है। और बहुत सी बार लोग कहते हैं कि हमें ऐसा कहा गया कि संतान होगी ही नहीं, लेकिन यदि शनि अस्त हो गया और सूर्य बलवान है तो धनु राशि पर और विशेषकर सिंह लग्न में तो सूर्य बलवान होता है, तो ऐसी स्थिति में तो संतान होती ही है। तो यहाँ पर ये सारी बातें समझनी होती है। एक मेरे पास और स्थिति आई कि लड़का होगा या लड़की होगी, क्या स्थिति होगी, या संतान अच्छी होगी या नहीं होगी, तो ये सारी बातें निर्भर करती है प्लैनेट्स पर। पंचम भाव में सूर्य और मंगल का प्रभाव है, उनकी दृष्टि है, अच्छी दृष्टि है, शुभ दृष्टि है। ऐसी स्थिति में पुत्र संतति होती है। पंचम भाव में चंद्रमा, बुध, शनि आदि की दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में कन्या संतान होने के योग भी बनते हैं। पंचम भाव में, पंचम भाव ध्यान से देखें, अकेला गुरु बैठा हुआ है। अब आप ध्यान से सुने, हमारे शास्त्र में तो इतना लिखा है कि पंचम भाव में अकेला गुरु बैठा है तो संतान संबंधी समस्याएं होती है। हाँ, बात बिल्कुल सही है, लेकिन संतान नहीं होगी ऐसी बात नहीं है। पंचम भाव में गुरु अकेला बैठा है तब भी संतान होती है, लेकिन हो सकता है, क्योंकि कारको भाव नाशाय, ऐसा सूत्र भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि कारक अपने भाव का नाश करता है। तो पंचम का कारक गुरु है, संतान का कारक भी गुरु है। पंचम भाव में गुरु अकेला बैठा हुआ है तो हो सकता है संतान एक ही हो या लड़की ही हो, और लड़का हुआ ही नहीं तो उसकी भी चिंता।
लेकिन लड़का और लड़की उसमें फ़र्क करना ये सबसे बड़ी हमारी मूर्खता है आज के समय में। बल्कि प्राचीन समय से ही महिलाओं को सर्वश्रेष्ठ पद दिया गया है। आपने यदि त्रेता युग में सुना हो तो राजा जनक के राज में भी गार्गी जैसी विदुषी महिलाएं होती थी और वे अध्ययन भी करती थी और अध्यापन भी कराती थी। तो महिलाओं को तो हमेशा ही सर्वश्रेष्ठ पद दिया गया है, लेकिन कुछ वर्षों से, कुछ शताब्दियों से थोड़ी सी मनुष्यों के मस्तिष्क में भ्रांतियां आ गई है। तो इसे बाहर निकालें और लड़का और लड़की में फ़र्क ना करें। आज आप देखेंगे कि भारतवर्ष क्या विश्व में हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से आगे है। तो हम बात करते हैं पंचम भाव में अकेले गुरु की स्थिति भी बहुत सी बार चिंता देती है। हो सकता है संतान से बने ही नहीं, संतान आपका विरोध करे या संतान से आपके आचार विचार कम मिले, लेकिन संतान तो होती है। ऐसी हमने बहुत सी स्थितियां देखी है। पंचम में अकेला गुरु भी संतान, गुरु स्थान हानि करो जीव, ऐसा सूत्र भी लिखा है कि गुरु जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान की हानि करता है। तो संतान तो होती है, पंचम भाव में अकेला गुरु है तब भी संतान होती है, लेकिन हो सकता है कि संतान से माता पिता के विचार मिले ना मिले, या संतान माता पिता से बहुत दूर रहती है तो वह भी एक चिंता का विषय। तो इसे भी समझना होता है। अब एक महत्वपूर्ण बात कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक प्रमुख बात और बताई है कि बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट, इसकी गणना लिखी है। तो बीज का अर्थ हो गया खेत में हम जो बीज बोते हैं। तो पुरुष के अंदर हम, पुरुष की कुंडली में हम बीज स्फुट की गणना करते हैं, शुक्राणुओं की स्थिति का पता करते हैं, शुक्र की स्थिति का पता करते हैं। उसमें हमें सूर्य, गुरु और शुक्र तीनों की स्थिति देखनी होती है। सूर्य, गुरु और शुक्र, पुरुष की कुंडली में सूर्य, गुरु, शुक्र की स्थिति हमें देखनी होती है। उसे कहते हैं बीज स्फुट। यदि लड़के का शुक्र खराब है, कमजोर स्थिति में है, कुंडली में अस्त है, आजकल आप देखते हैं कि महिलाओं पर दोषारोपण लगाते हैं कि महिला ने संतान उत्पन्न, महिला जो है संतान उत्पन्न नहीं कर पा रही है। लेकिन बहुत सी बार देखा गया है कि पुरुषों में भी शुक्राणुओं की कमी होने के कारण, शुक्र अस्त होने के कारण संतान उत्पन्न होने में समस्याएं खड़ी हो जाती है। तो बीज स्फुट की गणना होती है। सूर्य, शुक्र और गुरु तीनों के अंशों को जोड़ते हैं, राशि जो उनके ग्रह स्पष्ट होते हैं उनको जोड़कर फिर उसकी गणना करते हैं कि तीनों को जोड़ने के बाद जो राशि प्राप्त होती है वह यदि विषम राशि है तो अच्छी स्थिति है, संतान होने के योग बनते हैं। नवमांश में भी वह विषम राशि वाली स्थिति में है तो बहुत अच्छी स्थिति में है। एक विषम है, एक सम है, तब सामान्य स्थिति है, और दोनों ही सम है तो अशुभ स्थिति होती है बीज स्फुट की। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि पुरुष की कुंडली में शुक्र की स्थिति क्या है। संतान की बाधा कहीं पुरुष के कारण तो नहीं हो रही। इसी प्रकार से स्त्री की कुंडली में भी हम चंद्रमा, मंगल और गुरु प्रकाशनागदा.blogspot.com पर मैंने इस बात को स्पष्ट रूप से लिखा भी है, तो वहाँ पर भी आप इसे चेक कर सकते हैं। चंद्रमा, मंगल और गुरु स्त्री की कुंडली में इन तीनों ग्रहों की स्थिति को देखना पड़ता है, तभी जाकर संतान वाली स्थिति को समझ सकते हैं। चंद्रमा आप देखेंगे कंप्यूटराइज कुंडली है या आपके पास अच्छी कुंडली बनी हुई है तो उसमें चंद्रमा के स्पष्ट अंश भी होते हैं, राशि अंश कला विकला। मंगल के राशि अंश कला विकला। मंगल रज का कारक है, चंद्रमा रक्त का कारक है, और इसी प्रकार से गुरु जो है वह संतान में विशेष योग कारक है। तीनों की स्थिति, तीनों के स्फुटों को जोड़ने से, राशि अंश कला विकला को जोड़ने से जो हमें राशि प्राप्त होती है उस राशि को हम देखते हैं कि वह सम राशि है, और नवमांश चार्ट में भी सम स्थिति में है तो वह स्थिति शुभ होती है। एक सम है, एक विषम है तो सामान्य स्थिति है,
और दोनों ही विषम स्थितियां हैं, राशियां विषम आ रही है, तो वहाँ हम कहते हैं कि क्षेत्र स्फुट खराब है। महिला के लिए क्षेत्र देखते हैं, क्षेत्र का अर्थ है खेत। पुरुष में बीज को देखते हैं, अर्थात बीज जो है वह खेत में आपने बो तो दिया, तो जो गर्भाशय है वह क्षेत्र स्फुट। तो ज्योतिष में प्राचीन विद्वानों ने इतनी ज़बरदस्त बातें बता दी है और वे आज भी हम पढ़ रहे हैं। तो बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट उसे जोड़ा है खेती से। अच्छा खेत है, उपजाऊ भूमि है और वहाँ पर आप बीज बोते हैं, तो बीज अगर अच्छा है और खेत भी अच्छा है तो फसल अच्छी होती है। तो पुरुष में बीज शुक्राणु अच्छा है तो सारी स्थितियाँ शुभ होती है। और महिला में गर्भाशय वाली जो स्थिति है वह अच्छी है, उसे कहते हैं क्षेत्र स्फुट। अगर वहाँ की गणना हम करते हैं और चंद्रमा मंगल गुरु की स्थिति अच्छी है तो संतान भी अच्छी होगी और समय पर होगी। और स्थितियाँ कहीं गड़बड़ है तो समस्याएं होती ही है। तो ये सारी बातें हमें समझनी होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। यदि किसी महिला की कुंडली में छठे सातवें भाव में या सातवें या आठवें भाव में, विशेषकर छठे और सातवें भाव में दो दो पाप ग्रह बैठे हुए हैं या क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे शनि और राहु सप्तम में है, मंगल सूर्य छठे में है, ऐसी स्थिति में भी महिलाओं को गर्भ से संबंधित संतान होते समय बहुत बड़े बड़े कष्ट झेलने होते हैं। तो इस बात को भी समझना पड़ता है। पुरुष की कुंडली में भी सप्तम भाव में पाप ग्रहों की संख्या है, ज़्यादा है। सूर्य है, मंगल है, उसके साथ में शनि भी है, राहु भी है। तो ऐसी स्थिति में 2 या 3 पाप ग्रह क्रूर ग्रह हैं, तो ऐसी स्थिति में समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो पाप ग्रहों की दृष्टि गुरु पर पड़नी एक महिला के लिए, एक पुरुष के लिए, दोनों के लिए खराब है। और लड़के की कुंडली में शुक्र पर पाप ग्रहों का प्रभाव होना, शुक्र अस्त होना भी ठीक नहीं है, इसलिए शुक्र को वहाँ पर भी देखना अति आवश्यक। केवल सप्तम भाव के लिए ही नहीं, पंचम भाव के लिए भी शुक्र और गुरु की स्थिति को समझना पड़ता है। एक पुरुष के लिए शुक्र की स्थिति को समझना पड़ता है, एक महिला के लिए गुरु की स्थिति को समझना पड़ता है। और पंचम भाव के लिए शुक्र और गुरु दोनों ही स्थितियों के बाद भी पंचम का कारक गुरु जो है उसकी स्थिति भी देखनी होती है। और किसी भी भाव में, सबसे बड़ी बात ध्यान से सुन लें, किसी भी भाव में पाप ग्रह बैठा हुआ है लेकिन वहाँ की राशि का जो स्वामी है वह अच्छी स्थिति में है, तो उस भाव के फलों में एकदम अशुभता नहीं आएगी। यदि पाप ग्रहों की दशा है तब जाकर कुछ समस्याएं बढ़ जाती है। तो कुंडली में कुल मिलाकर कुंडली मिलान करते समय संतान योग भी देखना अति आवश्यक है। संतान योग नहीं देखते हैं तब भी समस्याएं फिर बाद में बढ़ जाती है, तो संतान योग को भी देखना अति आवश्यक है। और आजकल महिला हो चाहे पुरुष हो, लड़के लड़की, उनका खान पान रहन सहन अच्छा नहीं है। उनका जो जीवन शैली, जीवन जीने का जो तरीका है वह ठीक नहीं है। उसके कारण भी संतान होने में समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। और उसके साथ ही पंचम भाव, कुंडली का पंचम भाव का स्वामी और पंचम भाव का कारक गुरु, तीनों की स्थितियां अगर कुंडली में खराब है तो संतान होती ही नहीं या देरी होती है, या किसी न किसी प्रकार से डॉक्टरी इलाज लेकर बड़ी मुश्किल से संतान होती है। तो इससे संबंधित और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप प्रश्न करेंगे तो अवश्य बताऊंगा। लेकिन आज मैंने आपको बताया कि सर्प योग कैसे बनता है। उसके अलावा पंचम में स्थिर, जिसे कहते हैं कि स्थिर राशियां तो है ही, लेकिन पंचम में अल्पसुत राशियां, वृषभ, सिंह, कन्या और वृश्चिक राशि अगर पंचम भाव में लिखी है तो केवल राशियों के लिखे होने से संतान नहीं होगी, ये बात बिल्कुल गलत है। बहुत सी परिस्थितियों में संतान होती है। पंचम भाव में केवल राशियों 2, 5, 6, 8 लिखा है और इससे आप ये समझ लेते हैं कि अब तो संतान होगी ही नहीं और आप व्यर्थ चिंतित होते हैं, तो यह सबसे बड़ी दुखद स्थिति है। और यहाँ पर एक ज्योतिषाचार्य को भी समझना चाहिए कि सोच समझ के अगले व्यक्ति को जवाब देवे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।